हाय, मैं हूं डॉक्टर हेमंत कुमार और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं एक्यूट प्रोस्टेटिस के उपचार के बारे में। पिछले वीडियो में उपचार के बारे में हम बात नहीं कर पाए थे, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता, इस वजह ये भी कारण था। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम जान चुके हैं, प्रोस्टेटाइटिस में पेशेंट के प्रोस्टेट ग्लैंड में सूजन आ जाती है और इस वजह से पेशेंट को मूत्र त्याग में बहुत तकलीफ होती है। हमने कई बार देखा है कि पेशेंट दर्द से चिल्ला रहा था, वह पसीने से तरबतर हो चुका था, वह पेशाब करना भी चाह रहा था और दर्द के वजह से कर भी नहीं पा रहा था। अब उसका ब्लैडर भरा हुआ है तो पेल्विक प्रेशर भी बहुत होगा और बिना पेशाब किए उसे राहत भी मिलने वाली है नहीं। तो ये जो स्थिति होती है वह पेशेंट के लिए बहुत ही दर्दनाक होता है। खैर, हम सीधे उपचार की तरफ चलते हैं। हमें करना क्या है कि हम एक फोली कैथेटर लेंगे, साइज 14, 15, 16 कोई भी चलेगा। एक वयस्क आदमी के लिए इनमें से कोई भी साइज चलेगा। फिर पेशेंट को सीधा चित पोजीशन में लिटा देंगे। हम थोड़े से बीटाडीन लिक्विड लेकर पेशेंट के लिंग के ग्लैंड्स को साफ करेंगे बीटाडीन से। ध्यान रखें कि आप पहले से सर्जिकल ग्लव्स पहने हुए हो। फिर हमें क्या करना है कि हम एक जाइलोकेन जेली लेंगे और उसके टिप को रोगी के मूत्र मार्ग में थोड़ा सा अंदर प्रवेश कराकर थोड़ा सा जेली प्रवेश कराने की कोशिश करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा जेली फोली कैथेटर के टिप पर भी लगाएंगे। उसके बाद बाएं हाथ से पेशेंट के पेनिस को वैसे पकड़ना है जैसे कि उसे मुट्ठी में पकड़ने के बाद पेनिस का ग्लांस आपके मुट्ठी से बाहर निकला हुआ हो। फिर धीरे धीरे कैथेटर को मूत्र मार्ग में प्रवेश कराना है। कैथेटर को पूरा प्रवेश कराना है। जब 1 या 2 इंच कैथेटर बाहर रहेगा तो पेशाब खुद ही बाहर आने लगेगा। पेशाब बाहर आने लगा मतलब आपका कैथेटर सही से लग गया है। अब 10 या 20 ml स्टेराइल वाटर एक सिरिंज से कैथेटर में लगे दूसरे नली में डाल दें ताकि आपका कैथेटर फिक्स हो जाए। ऐसा करने से कैथेटर के अंदर का बैलून फूल जाएगा और फिर कैथेटर के निकलने की संभावना नहीं रहेगी। फिर यूरिन बैग को कनेक्ट कर दें या यूरिन बैग आप पहले से भी कनेक्ट करके रख सकते हैं। पेशाब निकलते ही पेशेंट को लगेगा कि उसे जीवन दान मिल गया और वह आराम महसूस करेगा। कैथेटर को 1 हफ्ते तक लगा हुआ छोड़ सकते हैं। कभी कभी काफ़ी कोशिश के बाद भी कैथेटर नहीं लग पाता है और उस स्थिति में पेशेंट के ब्लैडर में एक छेद कर उसमें कैथेटर लगाना पड़ जाता है। अगर ऐसी स्थिति दिखे तो उस समय अनुभवी डॉक्टर के पास भेज देना ही उचित होता है। अब यहाँ से हम मेडिकेशन के बारे में बात करते हैं और इसके लिए हमें सबसे पहले एक एंटीबायोटिक का चयन करना होगा और एंटीबायोटिक का चयन करने से पहले हमें जानना होगा कि किस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है। चूंकि हम यहाँ एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस या एक्यूट बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब है कि ये प्रोस्टेटाइटिस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से ही हुआ है। बैक्टीरिया की पहचान के लिए हमें पेशेंट का यूरिन लैब भेजना होगा और हमें यूरिन का कल्चर और सेंसिटिविटी तथा रूटीन टेस्ट कराना होगा। साथ ही CBC CRP भी करवा लें तो ज़्यादा बेहतर होगा ताकि हम जान सकें कि इन्फेक्शन कितना गहरा हुआ है। लैब रिपोर्ट आने के बाद आपको पता चल जाएगा कि किस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है। रिपोर्ट में उस बैक्टीरिया के लिए कौन सा एंटीबायोटिक सही होगा वह भी इंगित होता है। फिर CBC CRP की रिपोर्ट से आप ये भी अनुमान लगा लेंगे कि पेशेंट को कितना स्ट्रॉन्ग इन्फेक्शन है। एक किडनी का भी टेस्ट करवा लेना चाहिए ताकि हमें पता चले कि किडनी सही से काम कर रही है या किडनी में कोई परेशानी तो नहीं हो गई है इस प्रोस्टेटाइटिस की वजह से, मतलब पेशाब अवरुद्ध होने की वजह से। आमतौर पर एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस में क्रिएटिनिन के स्तर में बढ़ोतरी न के बराबर होती है, पर कभी कभी बढ़ा हुआ भी देखा जाता है। इसमें ध्यान रखना होता है कि अगर 2 से आगे अगर है तो फिर आपको यूरोलॉजिस्ट का सलाह लेना चाहिए। अगर नहीं तो वो 2-4 दिन में खुलकर पेशाब आने के बाद ही स्वतः ठीक हो जाता है। अब आपको पेशेंट का एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भी चाहिए होगा ताकि आप देख सकें कि पेशेंट का प्रोस्टेट सूजकर कितना बड़ा हुआ है। आमतौर पर एक 18 से 50 साल तक के व्यक्ति का प्रोस्टेट का साइज 16 ग्राम से 35 ग्राम तक उचित माना जाता है, अगर उससे कोई तकलीफ नहीं हो तो। इससे अधिक बड़े प्रोस्टेट को प्रोस्टेटाइटिस माना जाता है। इसका चार्ट हम आपको दे देंगे, आप देख लीजिएगा कि किस उम्र में क्या साइज होता है। अल्ट्रासाउंड से यह भी फायदा होता है कि कभी कभी किसी पेशेंट के प्रोस्टेट में घाव बनकर पस भी बन जाता है, तब उसे दवाओं से ज़्यादा सर्जिकल चिकित्सा की जरूरत होती है।
अब एक एग्जांपल लीजिए कि पेशेंट के यूरिन टेस्ट में हमें पता चला कि उसे ई कोलाई का इन्फेक्शन है। तो ई कोलाई के लिए ओरल एंटीबायोटिक लिवोफ्लोक्सासिन बहुत ही प्रभावी होता है। हमें वंस अ डे में इसे कम से कम 7 दिन देना है। इसे बढ़ाकर 15 दिन भी किया जा सकता है। डोज 500 mg से 750 mg एज और पेशेंट की कंडीशन के अनुसार आप दे सकते हैं। पर कभी कभी ई कोलाई इतना रेसिस्टेंट कर जाता है कि लास्ट में मेरोपेनम, इमीपेनम वगैरह भी देना पड़ जाता है। खैर वो क्रोनिक में होता है, हम उस पर बाद में बात कर लेंगे। अभी आप चाहें तो लिवोफ्लोक्सासिन के साथ एमिकासिन IMAI भी दे सकते हैं। इससे पेशेंट को थोड़ा जल्दी अब मान लीजिए कि अगर पेशेंट के यूरिन में क्लेब्सियला मिला तो उसके लिए उपयुक्त एंटीबायोटिक होगा अमिकासिन। साथ ही अगर हम ओफ्लोक्सासिन ओरल खिलाएं तो परिणाम और भी बेहतर होगा। हमें अमिकासिन 500 mg BD कम से कम 1 सप्ताह तक देना चाहिए और ओफ्लोक्सासिन 200 mg BD ओरल। इसके अलावा 3rd जनरेशन सेफालोस्पोरिन भी अमिकासिन के साथ देना काफ़ी कारगर होगा, लेकिन उसमें साइड इफेक्ट थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, तो उसको छोड़ दीजिए, इसी से काम चल जाएगा। तो हम ओफ्लोक्सासिन और अमिकासिन को ही फर्स्ट चॉइस में रखते हैं। अब अगर बैक्टीरिया प्रोटीज फाउंड हुआ तो उसके लिए सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली एंटीबायोटिक है वह है एमोक्सिसिलिन और क्लेबुलिनेट पोटेशियम का मिश्रण, जैसे एगुमेंटिन, क्लेबम या मेगासिवी, जो भी आपके इलाके में प्रचलित हो या उपलब्ध हो। और अगर इन्फेक्शन स्ट्रांग है तो साथ में पिपेरासिलिन और टेजोबैक्टम का मिला हुआ जो एंटीबायोटिक है, जैसे पिप्जो वगैरह, वो भी आप दे सकते हैं। लेकिन पिप्जो देने से पहले पेशेंट को एक बार उसकी सेंसिटिविटी टेस्ट कर ले। 1 ml दे करके 1 घंटा वेट कर लीजिए, ताकि आपको पता चले कि कहीं कोई रिएक्शन वगैरह तो नहीं होता है। ठीक है। अब अगर बैक्टीरिया इंट्रोबैक्टीरिया फाउंड हुआ तो इसके लिए कौन सा एंटीबायोटिक सही होगा? सिंपल सा सिप्रोफ्लोक्सासिन भी काफ़ी प्रभावी होता है इसके लिए। इसे 3 हफ्ते तक दें, 500 mg BD, साथ में अमिकासिन दे देंगे IM या IV, तो और भी ज़्यादा इफेक्टिव होगा। इसके बाद आता है सेराटिया। अगर सेराटिया फाउंड हुआ तो क्या करेंगे? सेराटिया आसानी से ठीक नहीं होता है, इसका बाहरी लेयर बड़ा ही मजबूत होता है। इसके लिए एंटीबायोटिक के चयन में सावधानी रखनी होती है। इसके लिए अमिकासिन के साथ सेफेफाइम या मेरोपेनम या फिर इमीपेनम सिलेस्टिन मिला हुआ जो एंटीबायोटिक है उसको देना पड़ जाता है। और किसी किसी पेशेंट में मेरोपेनम या फिर इमीपेनम सिलेस्टिन वगैरह देने से थोड़ा सा कुछ एडवर्स होने की आशंका रहती है, तो आपको वो देखना पड़ेगा। ये सब आपका रिस्क है। इससे पहले आप 1 ml दे करके देख लीजिए कि कुछ हानि तो नहीं होता है। ठीक है, अब हम जरा सूजन रोधी दवाओं पर बात कर लेते हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, वैसे तो आइबुप्रोफेन, पैरासिटामोल भी दे सकते हैं, इससे भी पेन में रिलीफ होता है, पर आजकल इसका प्रयोग बहुत ही कम होता है और इसके लिए मार्केट में बहुत ही आधुनिक ड्रग सब आ गया है। इस एग्जाम्पल के लिए फाइटोफ्लाम डी ले लीजिए। इसमें रूटसाइड, ब्रोमेलिन, ट्रिप्सिन और डाइक्लोफेनिक पोटेशियम भी होता है। ये दवा अंदरूनी सूजन के लिए अब तक की सर्वोत्तम दवा है। इसका 1 टैबलेट सुबह शाम 7 दिन के लिए दिया जा सकता है। पेशेंट को जब तक कैथेटर लगा हुआ है तब तक उसको ग्लूकोज सलाइन IV ड्रिप में दे सकते हैं, जिससे उसको पेशाब खुलकर आएगा और किडनी के स्तर के बढ़ने की संभावना खत्म हो जाएगी। ध्यान रखें कि आपको पेशेंट का करंट शुगर लेवल पता हो, मरीज डायबिटिक नहीं हो। ओरल एंटीबायोटिक या फिर नॉन स्टेरॉयल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग NSAIDs देने से गैस बनने की समस्या हो सकती है और उसके गट से आवश्यक बैक्टीरिया लैक्टोफ्लोरा का संख्या बहुत घट सकता है। सो इसका ध्यान रखें। पेशेंट को एंटासिड, पेंटोप्राजोल जैसी दवाओं को भी देना पड़ सकता है। लैक्टोफ्लोरा के डैमेज कंट्रोल के लिए ओरल लैक्टोफ्लोरा देना जरूरी रहता है, जैसे विजिलैक रीच या गट ओके वगैरह दे देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पेशेंट को अल्कलाइजर की भी आवश्यकता हो सकती है अगर उसका यूरिन अधिक एसिडिक है, जो आप यूरिन के रूटीन में देख लेंगे, और वो पेशाब करते समय जलन महसूस करता हो तो। एक्यूट प्रोस्टेटिस के लिए उपयुक्त जानकारी, मुझे लगता है, मेरे ख्याल से ये अनमोल है, सर्वोत्तम है। दुनिया भर के डॉक्टर यही करते हैं और इसी से 99% रोगी ठीक हो जाता है। अब हम एक बात अपनी तरफ से आपको कहना चाहते हैं कि कौन सा एंटीबायोटिक या कौन सी दवा किस पेशेंट को कब रिएक्शन कर जाएगा, इसका पता किसी को भी नहीं होता है, और कभी कभी एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन जैसी नौबत आ जाती है और ऐसे में पेशेंट के जीवन को भी खतरा हो जाता है।
सो आप देख लें कि आपके पास आवश्यक जीवन रक्षक दवाइयाँ, ऑक्सीजन, जरूरी उपकरण है कि नहीं है। किसी भी पेशेंट पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करते हुए उसे विशेषज्ञ के पास भेज देना ही बुद्धिमानी होता है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इससे पहले हम आपसे निवेदन करेंगे कि अगर ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। स्वास्थ्य से जुड़ा अगर कुछ भी समस्या है आपको या फिर उससे जुड़ी कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।